नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम एक ऐसी बात पर गौर कर रहे हैं जो हमारे एक श्रोता ने अपने नोट्स में साझा की है और ये वाकई सोचने पर मजबूर करती है। बात यह है कि भारत में जो सबसे ऊंची सरकारी नौकरियां हैं, जैसे आईएएस या आईएफएस, उनके लिए तो बहुत ऊंची तालीम और कड़ी परीक्षाओं की जरूरत होती है। लेकिन दूसरी तरफ देश का जो सबसे बड़ा राजनीतिक पद है, जैसे प्रधानमंत्री का पद, उसके लिए ऐसी कोई औपचारिक शैक्षणिक योग्यता तय नहीं है। और श्रोता के नोट्स में ये सिर्फ एक अवलोकन नहीं है, उन्होंने इसे हास्यास्पद, रिडिक्युलस और शर्मनाक, शेमफुल भी कहा है। तो आज हम इन्हीं नोट्स के आईने में इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि भाई ये विरोधाभास क्यों है, इसके क्या मायने हो सकते हैं, और ये जो मजबूत भावनाएं हैं श्रोता की, इनके पीछे क्या तर्क हो सकता है। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस पहले पॉइंट से जो श्रोता के नोट्स में साफ है। देश की सबसे प्रतिष्ठित, सबसे असरदार नौकरियां, सोचिए जरा, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस अधिकारी, इन पदों पर पहुंचना क्या कुछ नहीं करना पड़ता। सालों की पढ़ाई, दिन रात की मेहनत और फिर वो मुश्किल प्रतियोगी परीक्षाएं, उनको पास करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल, ये कोई आसान सफ़र नहीं है। इन परीक्षाओं का आप देखें तो मकसद ही यही होता है कि सबसे काबिल और जानकार लोग चुने जाएं, जिनके पास न सिर्फ किताबी ज्ञान हो बल्कि वो क्षमता भी हो कि गंभीर प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाल सकें। इसमें विषय की गहरी समझ चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स चाहिए और एक तरह की आप कह सकते हैं बौद्धिक कठोरता चाहिए। ये पद सिर्फ रुतबे के नहीं है, ये जबरदस्त विशेषज्ञता और योग्यता की मांग करते हैं। सही कहा, विशेषज्ञता और योग्यता। और यहीं पर श्रोता का जो मुख्य तर्क है वो सामने आता है, जो काफी चौंकाने वाला लगता है जब हम तुलना करते हैं। उनके नोट्स इसी बात पर हैरानी जताते हैं कि जहां प्रशासन चलाने वाले टॉप अधिकारियों के लिए इतनी कड़ी शैक्षणिक शर्तें हैं, वहीं पूरे देश का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति यानी प्रधानमंत्री, उनके लिए संविधान या कानून में ऐसी कोई न्यूनतम शिक्षा की जरूरत क्यों नहीं बताई गई है। ये जो कॉन्ट्रास्ट है, यही श्रोता को हास्यास्पद लग रहा है। देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये स्थिति सिर्फ भारत की नहीं है। कई लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में आपको यही पैटर्न मिलेगा। इसके पीछे का तर्क अक्सर ये दिया जाता है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी योग्यता है जनता का विश्वास, उनका दिया हुआ जनादेश। प्रतिनिधित्व को, लोगों की आवाज बनने की क्षमता को अक्सर कागजी डिग्रियों से ज्यादा महत्व दिया जाता है। माना यह जाता है कि नेता जमीनी हकीकत को समझें, लोगों से जुड़ सकें और उनकी आकांक्षाओं को एक तरह से दिशा दे सकें। लेकिन क्या ये तर्क उस भावना को कम कर पाता है जो श्रोता महसूस कर रहे हैं? उनके नोट से तो ऐसा लगता है कि उनके लिए सिर्फ कोई थ्योरी की बात नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि इस व्यवस्था का नतीजा ये होता है कि वो उच्च शिक्षित, वो विशेषज्ञ नौकरशाह, जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा ज्ञान और कौशल हासिल करने में लगाया, उन्हें अंततः उन राजनेताओं के अधीन काम करना पड़ता है जिनके पास शायद वैसी औपचारिक शिक्षा या विशेषज्ञता न हो। हाँ, और यहीं पर वो शासन के ढांचे का एक कह सकते हैं जटिल पहलू सामने आता है। एक तरफ आपके पास अकादमिक योग्यता है, प्रशासनिक अनुभव है, नियमों कानूनों की गहरी समझ रखने वाले अधिकारी हैं, और दूसरी तरफ जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं। उनके पास राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है, लोगों का समर्थन होता है और जमीनी पकड़ होती है। इन दोनों के बीच का जो इंटरफेस है, जो तालमेल है, वही सुशासन की कुंजी है। श्रोता के नोट्स इसी तालमेल में एक तनाव या शायद एक असंतुलन की तरफ इशारा कर रहे हैं, जैसा वो इसे देखते हैं। अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना? क्या इसका मतलब ये है कि उनकी जो विशेषज्ञता है उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाता, या उन्हें राजनैतिक निर्देशों के तहत अपनी योग्यता से कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता है? श्रोता के शब्दों से तो यही लगता है कि वो इसे प्रतिभा और विशेषज्ञता की बर्बादी के तौर पर देख रहे हैं, जिसे वो शर्मनाक कहते हैं। ये सीमाओं के भीतर वाली बात ये वाकई गौर करने लायक है। ये कई सवाल खड़े करती है। क्या ये सीमाएं सिर्फ प्रक्रियात्मक हैं, नियमों और कायदों की सीमाएं, या फिर ये सीमाएं राजनीतिक प्राथमिकताओं और निर्देशों से तय होती हैं जो शायद कभी-कभी विशेषज्ञ सलाह से अलग हों? श्रोता का शर्मनाक शब्द इस्तेमाल करना ये दिखाता है कि उनकी नज़र में ये स्थिति सिर्फ एक प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक नैतिक या कम से कम एक व्यवस्थागत कमी जरूर है।
वो शायद ये महसूस करते हैं कि देश के जो सबसे काबिल दिमाग हैं उन्हें पूरी क्षमता से काम करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि श्रोता के लिए ये महज दो अलग अलग रास्तों का मामला नहीं है, एक पढ़ाई का रास्ता, एक राजनीति का, बल्कि ये योग्यता की परिभाषा पर ही एक बुनियादी सवाल है। उनके नोट्स हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि जब हम देश चलाने की बात करते हैं तो असल में योग्यता है क्या? क्या डिग्रियां ही सब कुछ हैं या कुछ और भी है? और यही वो बड़ा सवाल है जो इस पूरी चर्चा के केंद्र में है कि प्रभावी शासन और सफल नेतृत्व के लिए असल में किन गुणों की जरूरत होती है। क्या औपचारिक शिक्षा सबसे अहम है या फिर व्यवहारिक अनुभव, लोगों की नब्ज पहचानने की क्षमता, मुश्किल हालात में फैसले लेने का हुनर, नैतिक दृढ़ता और सबको साथ लेकर चलने का नेतृत्व कौशल, ये ज्यादा मायने रखता है। ज्यादातर लोग शायद कहेंगे कि देखिए इन सब का कोई ना कोई मिश्रण, कोई संतुलन जरूरी है। हाँ, संतुलन की बात तो ठीक है, लेकिन श्रोता के नोट्स का जोर वो साफ तौर पर औपचारिक शिक्षा की कमी पर है, खासकर जब वो दोनों भूमिकाओं को एक आईएएस अधिकारी और एक प्रधानमंत्री आमने सामने रखते हैं। उनके लिए यह संतुलन बिगड़ा हुआ लगता है और ये असंतुलन उन्हें हास्यास्पद और शर्मनाक लगता है। क्या ऐसा हो सकता है कि अलग अलग भूमिकाओं के लिए वाकई अलग अलग तरह की योग्यताएं चाहिए होती हैं और हम एक तरह से सेब और संतरे की तुलना कर रहे हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण नुक्ता उठाया आपने। नीति बनाना यानी पॉलिसी मेकिंग, जो अक्सर राजनीतिक नेतृत्व का काम होता है, और नीति लागू करना पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, जो प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है, ये दोनों बहुत अलग तरह के काम हैं। नीति बनाने के लिए शायद एक व्यापक दृष्टिकोण चाहिए, लोगों की ज़रूरतों की समझ चाहिए और राजनीतिक सर्वसम्मति बनाने का कौशल ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। वहीं नीति लागू करने के लिए नियमों की बारीकियों की समझ, प्रशासनिक दक्षता और निष्पक्षता, ये चीज़ें ज़्यादा अहम हो जाती हैं। तो हो सकता है कि दोनों के लिए योग्यता के पैमाने भी अलग हों, लेकिन श्रोता का सवाल फिर भी अपनी जगह कायम रहता है। क्या राजनीतिक नेतृत्व के लिए कोई न्यूनतम शैक्षिक आधार नहीं होना चाहिए, खासकर आज के इतने जटिल दौर में जहां नीतियां बनाने के लिए भी गहरी समझ और विशेषज्ञता की जरूरत पड़ती है? ये बहस दुनिया भर में चलती है। कुछ देशों ने राजनीतिक पदों के लिए भी कुछ न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं रखी हैं, जबकि भारत जैसे कई देशों में ऐसा नहीं है। ये वाकई एक पेचीदा मसला है जिस पर कोई आसान जवाब नहीं है। श्रोता के नोट्स ने हमें इस विरोधाभास और उससे जुड़ी भावनाओं पर गहराई से सोचने का मौका दिया है। ऐसा लगता है कि उनके लिए ये सिर्फ एक अकादमिक बहस नहीं, बल्कि देश के शासन की गुणवत्ता से जुड़ा एक बुनियादी सवाल है। उनका हास्यास्पद और शर्मनाक कहना ये इस बात की ओर इशारा करता है कि वो इसे महज व्यवस्था का एक पहलू नहीं मानते, बल्कि एक ऐसी कमी मानते हैं जिसे शायद दूर किया जाना चाहिए। और ये भावनाएं, चाहे हम उनसे सहमत हों या असहमत, हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम अपने नेताओं और प्रशासकों से आखिर उम्मीद क्या करते हैं। क्या हम चाहते हैं कि हमारे नेता सबसे पढ़े लिखे हों, या सबसे ज्यादा अनुभवी, या सबसे ज्यादा लोकप्रिय, या फिर जिनमें ये सब गुण थोड़ी थोड़ी मात्रा में हों? श्रोता के नोट्स हमें इस बहस के एक खास पहलू यानी औपचारिक शिक्षा के महत्व पर फिर से विचार करने को कहते हैं। तो आज हमने क्या समझा? संक्षेप में देखें तो हमने श्रोता के नोट्स के जरिए भारत में प्रशासनिक और राजनीतिक नेतृत्व के लिए जरूरी योग्यताओं के बीच के अंतर को देखा। हमने न सिर्फ इस अंतर को समझा, बल्कि श्रोता की इस पर जो तीव्र प्रतिक्रिया है कि यह स्थिति हास्यास्पद और शर्मनाक है और कैसे विशेषज्ञ अधिकारी सीमाओं में काम करते हैं, उसे भी समझने की कोशिश की। बिल्कुल। और ये चर्चा सिर्फ योग्यताओं के बारे में नहीं है। ये लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व बनाम विशेषज्ञता की जो पुरानी बहस है, उसको भी छूती है। एक तरफ जनता की इच्छा है, उनका चुनावा प्रतिनिधि है, दूसरी तरफ शासन चलाने के लिए जरूरी ज्ञान और कौशल यानी विशेषज्ञता। इन दोनों के बीच सही संतुलन कैसे बने, ये हमेशा से एक चुनौती रही है। श्रोता के नोट्स ने इस चुनौती के एक खास भारतीय संदर्भ पर रोशनी डाली है, जो यकीनन बहुत से लोगों के मन में गूंजता होगा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो खुद विचार कर सकते हैं। हमने बात की कि नीति निर्माण और नीति कार्यान्वयन शायद अलग कौशल मांगते हैं, लेकिन क्या आज की दुनिया में जहां हर मुद्दा इतना जटिल है, इतना आपस में जुड़ा हुआ है, क्या नीति निर्माण का काम बिना गहरी विषय वस्तु विशेषज्ञता या कम से कम उसे समझने की क्षमता के प्रभावी ढंग से किया जा सकता है?
क्या सिर्फ लोकप्रिय जनादेश अपने आप में जटिल नीतियों को समझने और बनाने की योग्यता की गारंटी देता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सीधा नहीं है और इस पर आगे भी सोचा जा सकता है। श्रोताओं का शुक्रिया कि उन्होंने अपने विचार हमसे साझा किए और हमें इस अहम मुद्दे पर इतनी गहरी बातचीत करने का मौका दिया।